ऑन दी वन हैंड हमने डाइवर्सिटीज को सेलिब्रेट करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को स्वीकार किया, लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा क्या किया, हमेशा फेवर किया। इंडिया के सामने चैलेंजेस बहुत आए, लेकिन हम हारे नहीं, मतलब हम करते रहे। आपने कभी भी देखा होगा कि यूपी में इलेक्शन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सब एकदम यूपी क्यों करने लगे, क्योंकि यूपी में राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीट है। तो इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क सेंट्रल गवर्नमेंट पे आता है। एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, देख लो। हमें ये समझ में आ गया, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया, डिमांड फॉर न्यू स्टेट समझ में आ गया। अब बारी आती है कि कुछ स्टेट्स को क्या किया है, कुछ स्टेट्स को हम स्पेशल प्रोविजंस भी देते हैं। उन स्पेशल प्रोविजंस को जरा यहाँ पे समझते हैं। ये सारे पॉइंट ये बता रहे हैं कि फेडरलिज्म है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे हम स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज्यादा इंसिस्ट करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट इज मोर सुपीरियर देन द स्टेट गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट चाहे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करो। पहले भारत है, पहले इंडिया है, वो एज एन यूनियन के बाद में, उसके बाद में स्टेट्स बने। दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे ग्रुप साथ में मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, तो दैट इज नोन एज व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर, और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ेंगे आपका नया चैप्टर जो कि है फेडरलिज्म। अच्छा, फेडरलिज्म नाम सुन के आपने सोचा होगा कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, फेडरलिज्म का देखो बच्चों मतलब होता है कि व्हेन पावर इज डिवाइडेड और व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। कि जो पावर होती है वो पावर क्या होती है? पावर शेयर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। जब दो गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे फेडरलिज्म। ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन नेक्स्ट टॉपर इस पे हो तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी, सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझा दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपको बेसिक मतलब समझ में आ गया कि फेडरलिज्म का बेसिक मतलब क्या है। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट वी हैड अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। द नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मर्ज विद द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडियन यूनियन, दे वेर जॉइंड टू द एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस। अच्छा ठीक है, हम 1947 के पहले की बात करें तो 1947 के पहले भी आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी। मद्रास प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, ऐसा सुना होगा। ये क्या था? यहाँ पे अंग्रेज भी जो थे, अंग्रेज भी देश को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर देते थे। क्यों करते थे? ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बहुत अच्छा रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मतलब यह है कि जब सरकार, जो ब्रिटिश सरकार है, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से वहां पे क्या करे, अच्छी तरीके से वहां पे चीजें देख पाए, अच्छे से टैक्स भी वसूल कर पाए। इन द सेंस कि इंडिया एज एन होल, अगर आप इंडिया एज एन होल के ऊपर रूल करोगे तो क्या होगा? तो आपको सारी चीजें मॉनिटर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन इंडिया एज अ होल तो रूल करोगे, लेकिन आप कंट्री को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दोगे तो क्या रहेगा? तो आपको रहेगा कि इस प्रोविंस में जो भी हो रहा है, इस प्रोविंस का जो इंचार्ज है, चलो अपन उससे बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो अपन उससे बात कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो देश को अलग अलग प्रोविंसेस में बांटने से गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगी। गवर्नेंस इंप्रूव मतलब चीजें मॉनिटर करना आसान हो जाएगा। इसके चलते अंग्रेज भी क्या कर रहे थे? अंग्रेज भी अलग अलग प्रोविंसेस में इंडिया को डिवाइड कर रहे थे। और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो आपने क्या देखा? जब देश आज़ाद हुआ तो देश में बहुत सारे स्टेट्स बने थे। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो 1960s में जो स्टेट्स थे वो कंप्लीटली डिफरेंट है। जो कि हम आज की तारीख में बात करें 2025-2026 में जो हम बात कर रहे हैं, तब इंडिया का मैप आपको कंपैरेटिवली डिफरेंट दिखने को मिलेगा। अच्छा, स्टेट बने जो बने, आपको एक चीज़ और पता होगी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो एक प्रिंसली स्टेट का कॉन्सेप्ट था। प्रिंसली स्टेट्स मतलब क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स मतलब कि ये वो राजा रजवाड़े थे जो जिसपे कि अंग्रेजों ने अपना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया था। तो फॉर एन एग्जांपल अपन ऐसा समझते हैं कि मान लो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का ये मैप है। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गई मद्रास प्रोविंस। यहाँ पे अगर हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक प्रिंसली स्टेट आ गया हैदराबाद, ठीक है, एक प्रिंसली स्टेट आ गया। तो प्रिंसली स्टेट मतलब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका नहीं था? ब्रिटिशर्स का नहीं था। ठीक है,
तो जब देश आजाद हुआ तो प्रिंसली स्टेट्स को भी तो हमने अलग अलग स्टेट्स में मर्ज किया होगा ना, जैसे हैदराबाद को भी तो हम किसी स्टेट्स में लेके आए होंगे, किसी न किसी स्टेट में मर्ज किया होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 1930 का इंडिया डिफरेंट होगा 1960 के इंडिया से, और 1960 का इंडिया कंप्लीटली डिफरेंट होगा 2025-2026 के इंडिया से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स बनते चले गए। यहाँ पे पहले प्रोविंसेस थे, फिर यहाँ पे हमने स्टेट्स बनाए, फिर प्रिंसली स्टेट्स को भी मर्ज किया, और 2025-2026 में और नए स्टेट्स बने। तो ऐसे करके अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पे हमें कंप्लीटली चेंज देखने को मिलेगा इस पूरे मैप सिस्टम में। क्लियर? ये वाली चीज आपको यहां पर समझ में आ गई है, ठीक है। सिंस द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, रीऑर्गेनाइज्ड मेनी टाइम। रीऑर्गेनाइज मतलब कि आज आपकी बाउंड्री, आज रीऑर्गेनाइज मतलब कि आज आपने फॉर एग्जांपल मान लिया कि ये जो पूरा का पूरा है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा यहाँ पे हम मान रहे हैं मद्रास प्रोविंस या तमिलनाडु। तो आज तमिलनाडु इतना है, लेकिन बाद में हमने बोला कि नहीं, फिर तमिलनाडु इतना रहेगा। तो हमने रीऑर्गेनाइज करी कि ये तमिलनाडु है, ये केरला है, ये कर्नाटका है, ऐसा करके, ठीक। तो बहुत बारी क्या हो गया, बहुत बारी हमने ये देखा है कि हमारे स्टेट की बाउंड्रीज क्या हुई, स्टेट की बाउंड्री रीऑर्गेनाइज की है। During this entire period, not only did boundaries of state have changed, but in some cases their names have changed according to wishes of people. Thus, Mysore changed to Karnataka and Madras became Tamil Nadu. तो स्टेट की बाउंड्रीज ही चेंज नहीं की, बल्कि हमने उनके नाम भी बदल दिए लोगों की इच्छा के अनुसार, गवर्नेंस के हिसाब से, हमारी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ नाम हमें अंग्रेजों ने दिए थे, कुछ नाम उसको हमने बदल के हमने अपने हिसाब से किए, ठीक है, और कुछ नाम लोगों के नीड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, लोगों के नीड के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया। अब एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन लग गया है, बात करते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज फेडरलिज्म। मैं आपको ये बता चुका हूं फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, कि जब पावर दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट के बीच में शेयर हो रही हो, देन इट इज फेडरलिज्म, बेसिक टर्म्स में कहूं तो। द फेडरल प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फेडरल प्रोविजन है उनके बारे में। द इशूज इन्वॉल्व इन रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, कौन कौन से इशूज इन्वॉल्व हैं वो। द स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट हैविंग अ डिस्टिंक्ट कंपोजिशन एंड हिस्टोरिकल फीचर, कुछ स्टेट्स को हमने मतलब हम बात करें तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ये अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया इन 1947, ठीक है, तो इंडिया इन 1947 में यहाँ पे बताने का मेरा तात्पर्य आपको ये है, क्या है तात्पर्य, कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो मैसूर प्रोविंस ये रहा, ठीक है। आज क्या हो गया, आज हो गया कर्नाटका, ठीक। यहाँ पे आपको सेंट्रल प्रोविंसेस दिख रहे हैं, ये हैदराबाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे गुजरात ऐसे दिख रहा है। तो 1947 का इंडिया का मैप और आज के इंडिया का मैप आपको अलग दिखेगा, क्योंकि उसमें स्टेट्स जैसे राजस्थान को ये इन्होंने राजपूताना करके यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीजें डिफरेंट दिखेगी। वैसे ही अगर हम बात करें तो ये रहा मैप इन 1947 और आज की तारीख का मैप। तो आज के तारीख के मैप में भी यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे तेलंगाना रिसेंट में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश मिल रहा है, ये तमिलनाडु हो गया, ये कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे करके, समझ गए। तो आपने क्या देखा, आपने देखा अब मेजर चेंज देखने को मिला 1947 से लेके ये जो मैप है 2017-2018 का है, ठीक है। तो उससे हमको एक मेजर चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कैसे स्टेट्स और कैसे स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स, मतलब स्टेट चेंज हुए। फॉर एग्जांपल कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पहले ये पूरा एक था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो इनकी पावर, अगर एक नया स्टेट बना तो मध्य प्रदेश की सरकार की पावर सिर्फ इतनी बची ना, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बची। तो इस तरीके से कैसे स्टेट के चेंज होने से पावर में भी हमने देखा पावर्स वगैरह भी चेंज हुए हैं, जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। नाउ व्हाट इज फेडरलिज्म। Essentially, federalism is an institutional mechanism to accommodate two sets of polities, one at the regional level and one at the national level. Each government is autonomous in its own sphere. In some federal countries, there is a system of dual citizenship. India has only single citizenship. The people likewise have two sets of identities and loyalties. They become to a region as well as to a nation. For example, we are Gujaratis or Jharkhandis as well as Indians.
Each level of polity has a distinct power and responsibility and has a separate system of government. ठीक है भैया। फेडरलिज्म मतलब क्या है कि जहां पे टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज हो, एक रीजनल लेवल पे आपको कोई रूल करने को दिख रहा है और एक हम क्या देख रहे हैं, एक हम नेशनल लेवल पे देख रहे हैं। अब इंडिया में इनिशियली, इंडिया में अगर मैं बात करूं कि 1952 में क्या था, 1952 में तो टू सेट्स ऑफ पावर ही हमें देखने को मिलता था। 1952 की बात करें तो यहाँ पे दो ही था, एक थी यूनियन गवर्नमेंट जिसको कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट हो गई। एक हम क्या देख रहे थे, एक हम देख रहे थे नीचे स्टेट के लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट। और आज की तारीख में आपको एक और दिख रहा है, थर्ड टायर भी दिख रहा है, वो क्या है, वो है पंचायत या म्यूनिसिपल / नगर पंचायत। ठीक है, तो यहां पे अपने को क्या दिख रहा है, इंडिया में इनिशियली जो था, इनिशियली जो पावर थी वो पावर दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, सिर्फ यहां पे पावर थी। लेकिन बाद में हमने देखा कि हमने 3 टियर सिस्टम अपनाया, मतलब 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट इनिशियली था, पहला ये दूसरा ये। लेकिन फिर हमने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1991 के माध्यम से 1991 ईयर में हमने ये देखा कि यहाँ पे हमने 3 टियर ऑफ सिस्टम अपनाया, जिसमें कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को भी ऐड किया गया। अब अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएसए एक फेडरल कंट्री है, मतलब कि यहाँ पे भी जो पावर है वो दो उसमें डिवाइडेड है। पहला क्या है, पहला उनकी यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा है उनकी स्टेट गवर्नमेंट। तो यूएसए में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। डुअल सिटीजनशिप मतलब आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, एक वहां की नागरिकता, एक वहां की सिटीजनशिप, और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज एन होल। क्या ये कॉन्सेप्ट इंडिया में है? क्या ये कॉन्सेप्ट इंडिया में इन द सेंस कि क्या ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे है कि राजस्थान की एक सिटीजनशिप ले लो और एक सिटीजनशिप इंडिया एज अ होल ले लो? ऐसा कुछ है? नहीं है। इंडिया में जो सिस्टम चलता है वो चलता है सिंगल सिटीजनशिप का। सिंगल सिटीजनशिप से आप क्या समझोगे कि हमारे यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप मिलती है, जो कि है इंडियन, भारतीय, एक ही सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। ऑल्दो जो लोग रहते हैं, लोग क्या बोलेंगे, लोग अपनी अलग अलग आइडेंटिटी बता सकते हैं कि मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, मैं मारवाड़ी हूं, मैं राजस्थानी हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में हम क्या हैं, या हम एज एन होल हम क्या हैं, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। ठीक है, हमारी कॉमन आइडेंटिटी इंडियन है। क्लियर? ये वाली चीज समझ में आई? ठीक है भैया, फेडरलिज्म का मतलब समझ में आया। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। इंडिया के फेडरलिज्म को हम लोग बोलेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और यूएसए के फेडरलिज्म को हम बोलेंगे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म मतलब क्या है, यूएसए में स्टेट्स, सारे स्टेट्स ने मिलके यूनियन बनाया। यूएसए में जो सारे स्टेट्स हैं, मैं एक स्टेट हूं, तुम, अपन सब साथ में मिलके आए और साथ में मिलके हमने क्या किया, साथ में मिलके हमने ग्रुप बनाया, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। वही इंडिया में क्या है कि इंडिया में यूनियन बना, और यूनियन बनने के बाद में हमने स्टेट्स बनाए, तो इंडिया होल्ड करके रख रहा है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है। इंडियन फेडरलिज्म में, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में कि सेंट्रल गवर्नमेंट एज एन होल होल्ड करके रखिए सभी स्टेट्स को, विद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पावर है। क्लियर? समझ में आ गया? और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है भैया, the details of the dual system of government are generally spelled out in a written constitution, which is considered to be supreme and which is also the source of power for both sets of government. ठीक है, certain subjects which concern nation as a whole, for example defense of currency, are responsible of the union or central government. Regional or local matters are responsibility of regional or state government. To prevent the conflict between center and the state, there is an independent judiciary to settle the dispute. The judiciary has power to resolve dispute between the central government and the state on the legal matters about the division of power. जब भी हम डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, मतलब कि एक सेंट्रल लेवल पे हो और एक स्टेट लेवल पे है, तो ये ज़्यादातर बातें होती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों?
इसलिए बात होती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है कि यूनियन गवर्नमेंट की पावर कितनी है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर कितनी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहेगा कि मेजर मैटर्स जो रहते हैं, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये यूनियन किया जाते हैं। जो लोकल मैटर्स हैं, जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में आ जाते हैं। और ये सब कुछ कहाँ मेंशन होता है? ये सब कुछ मेंशन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वैसे ही इंडिया में क्या है? इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि यूनियन गवर्नमेंट की क्या पावर है, वो सारे मैटर्स लिखे हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है, वो सारी चीजें भी लिखी हुई है। अगर इन दोनों के बीच में पावर का डिस्प्यूट आता है तो वी हैव जुडिशरी। याद करो, जुडिशरी वाला वन शॉट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में मैंने बताया था कि अगर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर में डिस्प्यूट आता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास में केस जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट्स को सेटल करेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि ये पावर यूनियन की, ये स्टेट की है, ऐसा करके वो अपना जजमेंट दे देगा। क्लियर? ठीक है भैया। रियल पॉलिटिक्स, कल्चर, आइडियोलॉजी एंड हिस्ट्री determine the actual working of the federalism. A culture of trust, cooperation, mutual respect and restraints help federation to function smoothly. Word आया फेडरेशन। फेडरेशन मतलब क्या है? कि जब दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे ग्रुप साथ में मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं तो दैट इज नोन एज फेडरेशन। इसका सिनोनिम्स हम स्टेट बोल सकते हैं, या तो फेडरेशन बोल दो या स्टेट बोल दो। ठीक है, ठीक। Political parties also determine the way the constitution would work. If any single unit or a state or a linguistic group or ideology comes to dominate the entire federation, it could generate a deep resentment among the people or its unit not sharing the dominant voice. These situation could lead to demand for secession by the aggrieved units or could even result in civil wars. Many countries are embroiled in such conflict situation. ठीक है, फेडरलिज्म को अगर आपको ट्रू वर्क करते हुए देखना है और फेडरलिज्म को आपको देखना है कि कैसे वर्क करता है, तो सरकार के पावर, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन एक पर्टिकुलर कल्चर, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी उस एरिया की डिटरमाइन करती है। फॉर एन एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि क्या होता है कि अगर आप अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर रहे हो तो अलग अलग स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट होगी, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट होगी। अब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, अगर उनका वर्चस्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अगर उनका होल्ड बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग कई बार ऐसी डिमांड भी रख देते कि हमको तुमसे अलग होना है। ये तक हमने डिमांड्स देखी है, और ऐसी सिर्फ इंडिया नहीं, ऐसे मैं वर्ल्ड लेवल पे तुमको बता रहा हूँ कि कई बार स्टेट गवर्नमेंट अपने कल्चर, अपनी आइडियोलॉजी के चलते कि नहीं हमारा तो तुम्हारे से पूरा डिफरेंट है, ऐसे करके बहुत सारी डिमांड आ जाती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने केस जम्मू एंड कश्मीर में देखा है, ऑल्दो अब जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन बहुत बदल गई है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमने जम्मू एंड कश्मीर में देखा है, हमें हमेशा एक डिवाइड देखने को मिला है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में, तो वो भी एक केस आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। तो ऐसे बहुत बार हुआ है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर कल्चर, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोग और उसको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है, और बहुत सारे फिर प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं कि हमें तो मेन जो लैंड है हमें उससे अलग होना है, हमें अपनी सेपरेट कंट्री बनानी है। ऐसी बहुत बार डिमांड उठी है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, अभी हम बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। क्लियर? ठीक है, यहां पे हम कुछ छोड़ते हुए आ रहे हैं क्या? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, कुछ छोड़ते हुए नहीं आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं फेडरलिज्म इन नाइजीरिया के फेडरलिज्म की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। If the region and various community do not trust each other, even the federal arrangement can fail to provide unity. The example is Nigeria. ठीक है, till 1914 नॉर्दर्न एंड सदर्न नाइजीरिया वे टू सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनी। देखो 1940 तक क्या है, जैसे कि हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर, सेम वही हम किस में देखते हैं, सेम वही केस हम नाइजीरिया में देखते हैं। नाइजीरिया में 1914 तक हम ये देख रहे थे कि नदर्न और सदर्न जो है, ये नदर्न और सदर्न नाइजीरिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, और इन दोनों को अलग अलग रखते थे, मतलब सेपरेट कंट्री तरीके से ट्रीट कर रहे थे। At the Iberian Constitutional Conference of 1950, Nigerian leaders decided to form a federal constitution. ठीक है, फिर यहाँ पे 1950 में कॉन्फ्रेंस होती है, तो नाइजीरियन कंट्री ने बोला कि हम एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हम पावर को शेयर करेंगे। द थ्री मेजर एथनिक ग्रुप्स ऑफ नाइजीरिया, योरुबा, आइबो एंड
हौसा फुलानी कंट्रोल द रीजन्स ऑफ वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। नाइजीरिया में 3 मेजर एथनिक ग्रुप थे, ठीक है। ये 3 मेजर एथनिक ग्रुप क्या कर रहे थे, अलग अलग रीजन्स को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे। देयर अटेम्प्ट टू स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस टू द रीजन लीड्स टू फियर एंड कॉन्फ्लिक्ट. This has led to military regime. In 1960 constitution, both federal and regional government jointly control the Nigerian police. In military supervised constitution of 1979, no state allowed to have any civil police. ठीक है, अब जरा यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पे हम ऐसे बात करते हैं कि जैसे इंडिया अंग्रेजों की कॉलोनी था, वैसे नाइजीरिया भी था। ठीक है भैया, समझ में आ गया। पहले नाइजीरिया 2 हिस्सों में, नदर्न एंड सदर्न नाइजीरिया में डिवाइडेड था। जब आज़ादी मिली तो इन्होंने बात किया कि हम एक क्लब, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे और फिर हम स्टेट गवर्नमेंट बना देंगे। तो ये भी बात ठीक हो गई। अब नाइजीरिया के एथनिक ग्रुप्स जो थे, मतलब वहाँ पे हम बेसिकली देख रहे थे कि जो 3 ग्रुप थे, योरुबा, आइबो एंड हौसा फुलानी, इन 3 ग्रुप ने वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ को रिस्पेक्टिवली, इनकी पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा थी। तो इन 3 ग्रुप के बीच में हमेशा में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था। ये तीनों ग्रुप चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमारे पास में आए और ये तीनों ग्रुप अपना वर्चस्व फैला रहे थे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ला रहे थे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत बार मिलिट्री ने कंट्रोल लिया है, बहुत बार हम ये देखते हैं कि मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया और इनके बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन बदले। तो 1960 के कॉन्स्टिट्यूशन में, नाइजीरिया के 1960 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात हुई थी कि जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर संभालेगी। ठीक, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कर रहे हो। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जब 1979 में मिलिट्री सुपरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन आया था, मतलब फिर से जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया था, तब इन्होंने क्या बोला था, तब इन्होंने बोला था कि अब जो पुलिस है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर क्या करी, सारी की सारी पावर छीन ली। दो द डेमोक्रेसी वॉज रीस्टोर्ड इन नाइजीरिया इन 1999, religious differences along with the conflict over who will control revenue from oil resources continue to present the problem before the Nigerian Federation. Local ethnic communities resist centralized control of the oil resources. Thus, Nigeria is an example of overlap of religious, ethnic and economic differences among the unit. और यहाँ पे हमने क्या देखा, जब 1999 में ये जो मिलिट्री वाली गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी, तो ऐसा लगा कि चलो ठीक है अब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे। जब फिर से डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड हुई तो क्वेश्चन ये आने लग गया कि नाइजीरिया की इकोनॉमी ऑयल से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल ये पूरा नाइजीरिया ऐसा समझ लो, मान लो इस एरिया में बहुत ज़्यादा ऑयल है, ठीक है, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लोकल है, ये बोल रहे थे कि ये ऑयल का सारा पैसा केंद्र सरकार क्यों लेके जाएगी, इसका पैसा तो हमारे पास में रखना है। तो ये डिफरेंसेस आने लग गए, इकोनॉमिक डिफरेंसेस आने लग गए, ठीक है। तो इसके चलते हमने नाइजीरिया में क्या देखा, नाइजीरिया में हम ये तो देख रहे हैं कि फेडरलिज्म है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, रिलीजन के नाम पे, एथनिक के नाम पे, इकोनॉमी के नाम पे कि कौन कैसा पैसा लेके जाएगा। तो नाइजीरिया में हम क्या देख रहे हैं कि ये एक मैच्योर फेडरलिज्म नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पे, लोगों को गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है। तो इसके चलते हम क्या देख रहे हैं, इसके चलते हम यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, ठीक है। फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म को समझते हैं, ठीक। इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट्स वेर अवेयर दैट टू गवर्न अ लार्ज कंट्री like our, it will be necessary to divide the power between the provinces and the central government. There was also awareness that Indian society has regional diversity and linguistic diversity. The diversity needed recognition. People of different region and language had to share power, and in each region, people of that region should govern themselves. दिस वॉज ओनली लॉजिकल इफ वी वॉन्टेड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आज़ादी के वक्त ही हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स में जो लीडर थे उनको समझ में आ गया था कि इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री को गवर्न करने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार गवर्न नहीं कर सकती है। देखो, जब हमें आज़ादी मिली थी तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, तो एक तो सवाल ये था कि भैया इतने बड़े देश को क्या हो रहा है, आज़ादी मिल रही तो हम लोग खुश थे, लेकिन मन में एक डर भी था। डर क्या था कि हमें इस देश को गवर्न करना है, ठीक है, गवर्न ऐसे करना है कि पहले भी राजा महाराजा रूल कर रहे थे ना, लेकिन मुगल आ गए, मुगल के बाद अंग्रेज आ गए। तो बार बार हमने क्या देखा है, बार बार हमने इंडिया पे
इन्वेजन्स देखें तो डर हमेशा बना हुआ था कि जो सरकार होगी सरकार बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, सरकार को सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो एक चीज डिसाइडेड थी कि इंडिया में हमें स्टार्टिंग से ही कि पावर हमें प्रोविंस मतलब स्टेट और केंद्र के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड रखना होगा। साथ ही साथ इंडिया में डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के नाम पे डाइवर्सिटी है, रिलीजन के नाम पे डाइवर्सिटी है, कल्चर के नाम पे डाइवर्सिटी है। तो इस डाइवर्सिटी में हमें लोगों की वो जो डिफरेंट आइडेंटिटी है उसे रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि भैया मुझे दबा दिया जा रहा है। आप ये समझो कि 1947 का इंडिया जो है, 1947 के इंडिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, कैसे रिलीजन के नाम पे हम लोग डिवाइडेड थे, हमारा पार्टीशन हुआ था, कल्चर, तमाम तरीके की चीज़ें, लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारे जो लीडर्स थे उनको ये था कि हमें इस कंट्री को होल्ड करके रखना है, तो हमें डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना होगा, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना होगा। तो इसके चलते ये सोचा था कि केंद्र और राज्य, प्रोविंस, इनके बीच में हम पावर डिवाइड करेंगे, जिसके चलते क्या होगा कि डाइवर्सिटी को भी सेलिब्रेट किया जा सकता है, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपना होल्ड बना के भी रखी होगी, ठीक है। After all, the purpose of living together must be that all of us are happy and must make each other happy. साथ में रहना है, खुशी से रहना है, तो इसके चलते हमें डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना होगा, ठीक है। The only question was what should be the extent of power to be enjoyed by the regional governments. In the view of agitation of Muslim League for a greater representation of Muslim, a compromise formula to give a very large power to the region was discussed during the negotiation before partition. Once a decision to partition India was taken, the Constituent Assembly decided to frame a government that will be based on principle of unity and cooperation between center and the states and separate power to the states. The most important feature of federal system adopted by the Indian Constitution is principle that relation between state and the center will be based on cooperation. Thus, while recognizing diversity, Constitution emphasized unity. ठीक है, तो पार्टीशन से पहले भी मुस्लिम लीग ने बहुत सारी डिमांड करी थी, ठीक है। तो हमने ये बात तो कर ली थी कि चलो भैया हमने क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेंगे, हम स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर देंगे। लेकिन बाद में पार्टीशन का प्लान आ गया, हमें लगा कि अब हमारा देश का विभाजन होगा। तब भी हमने ये बात की थी कि आगे से कभी ऐसा ना हो, तो हमें सबकी डाइवर्सिटी को स्वीकार करना होगा, तो हमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर देनी होगी। अब कितनी पावर दे, तो हमने ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि केंद्र सरकार कितनी पावर अपने पास में रखेगी और राज्य सरकार अपने पास में कितनी पावर रखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हुई थी कि केंद्र और राज्य सरकार कॉपरेशन से काम करेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस यूनिटी था कि हम सभी को पावर देते हुए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट रखे जो कि सभी स्टेट को क्या करे, सभी स्टेट को होल्ड करके रखे, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, कि केंद्र सरकार, ये जो केंद्र है, ठीक है, ये सभी स्टेट्स को होल्ड करके रखेगा। क्लियर, ठीक है। जैसे डू यू नो फॉर एग्जांपल दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इवन मेंशन द वर्ड फेडरेशन। This is how the constitution described India, that is Bharat shall be union of state, ठीक है। The states and the territories therefore shall be specified in the first schedule, ठीक है भैया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी फेडरेशन का नाम ही नहीं करता है, फेडरेशन वर्ड ही मेंशन नहीं करता है। हमने क्या बोला, हमने बोला कि पहले हमारा देश बना, फिर हमने स्टेट्स बनाए, ठीक है। तो हम फेडरेशन नहीं बात करते, हम बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब पहले भारत है, पहले इंडिया है, वो एज एन यूनियन के बाद में, उसके बाद में स्टेट्स बनेंगे। क्लियर, और कैसे कैसे स्टेट्स बनेंगे, कौन कौन से स्टेट्स रहेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज का नाम रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है भैया। नाउ देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दो सेट्स ऑफ गवर्नमेंट थी जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई, वन फॉर द एंटायर नेशन कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट or central government, and one for each unit or state called the state government. Both of these have a constitutional status and clearly defined area of activity. If there is any dispute about which power come under the control of union and which under the state, this can be resolved by judiciary on the basis of constitutional provision. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वही बात की गई कि एक होगी यूनियन गवर्नमेंट, एक होगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है।
ये जो पंचायत पे देखते हो या जो आप ग्राम पंचायत देखते हो या नगर पालिका, ये सारी चीजें देखते हो, ये सब हमें 1991 में मिली थी। ठीक है, ये सारी की सारी पावर हमें 1991 में मिली है। लेकिन ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर थी वो दो हिस्सों में डिवाइडेड थी। वो जो दो हिस्से थे वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो जुडिशरी है ही। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिंक करो। ठीक है, इट शोज हाउ पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. One of the important aspect of this division of power is that economic and financial power are centralized in the hands of central government by the constitution. The state have immense responsibility but mere revenue sources. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडिया में इस तरीके से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइडेड है, जो कि है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिड्यूरी पावर। ठीक है, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कि कौन कौन सी पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास में, कौन कौन सी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में, कौन कौन सी पावर कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब इन दोनों के पास में। जो मेन पावर जो थी, ठीक है, मेन पावर मतलब कि डिफेंस हो गया, मनी वाली हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सारी की सारी पावर केंद्र सरकार के पास में आ गई। ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें थी जैसे पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी की सारी पावर स्टेट लिस्ट में आ गई। कॉन्करेंट मतलब जिसमें कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर सकती, तो वो हो गया कॉन्करेंट लिस्ट। और रेसिडरी पावर मतलब इंक्लूड ऑल अदर मैटर्स नॉट मेंशन इन एनी लिस्ट। ठीक है, जो इन तीनों लिस्ट में जो बातें छूट गई है वो सबकी सब रेसिड्यूरी पावर में आ जाएगी। और रेसिड्यूरी पावर में किसको कौन पावर बना सकता है, कौन लॉ बना सकता है, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास में यहाँ पे पावर है। क्लियर है? जैसे कि मैं आपको पढ़ देता हूं कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीजें हैं। यूनियन लिस्ट में हम लोग देखते हैं कि डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स है, वॉर एंड पीस है, ठीक है, रेलवेज है, ये सभी कुछ यूनियन गवर्नमेंट के पास में पावर है। स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, ये सारी की सारी पावर स्टेट लिस्ट के पास में। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब एजुकेशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में हो गया। अब मान लो कि एजुकेशन पर एक कानून बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने और एक कानून बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, और वो कानून एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो कौन सा कानून मानेंगे? तो हमेशा जब इन दोनों के बीच में ऐसा होता है कि इन दोनों लोगों ने एक ही चीज पर कानून बना दिया, तो हम हमेशा इनकी बात मानेंगे, हमेशा पार्लियामेंट की बात मानी जाती है। क्लियर? अब जैसे रेसिड्यूरी पावर में क्या हो गया, जैसे साइबर लॉ। अब साइबर लॉ उस समय 1947 में हमें समझ में नहीं आया था, या 1952 में अपने को समझ में नहीं आया था कि साइबर लॉ जैसी चीज भी होगी। तो अब साइबर लॉ आ गया रेसिड्यूरी पावर में, कि इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है। अब अगर साइबर लॉ से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना होगा तो वो कौन बनाएगा? वो हमेशा बनाएंगे पार्लियामेंट, दैट इज यूनियन लिस्ट के अंदर वो आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है भैया। फेडरलिज्म विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पे फोकस किया है। ठीक, so the framers of the constitution believed that we required a federal constitution that will accommodate diversity, but they also wanted to create a strong center to stem disintegration and bring about social and political change. It was necessary for the center to have such power because India at that time of independence was not only divided into provinces created by the British, but there were more than 500 princely states which had to be integrated into existing states, or a new state has to be created. तो बिल्कुल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे उन्होंने डाइवर्सिटी को तो माना, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि हम ऑलरेडी इतने डिवाइडेड थे ना मन से, तो उसके चलते एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूरी थी। साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने तो हमें अलग अलग प्रोविंसेस में बांटा ही था, लेकिन 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट भी थे, जैसे कि हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया। इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ में मर्ज भी तो करना है। अगर इनको छोड़ दिया तो ये तो कल को अलग देश बन जाएंगे, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको अपने को मर्ज भी करना है। साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, लेकिन इनको इंडिया के साथ में मर्ज करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क था, वो वाली चीज़ भी थी। साथ ही साथ कभी फ्यूचर में ऐसा ना हो कि हमारा देश कहीं ना कहीं ऐसा हिल जाए, डिसइंटीग्रेट होने की बात आ जाए, इसके चलते स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ पे ध्यान रखा गया था। तो ऑन दी वन हैंड हमने डाइवर्सिटीज़ को सेलिब्रेट करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को स्वीकार किया, लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा क्या किया, हमेशा फेवर किया है। ठीक है,
Beside the concern for unity, makers of the constitution believe that socio-economic problems of the country needed to be handled by a strong central government in cooperation with the state. Poverty, illiteracy, and inequalities of wealth were some of the problems that required planning and coordination. Thus, the concern for unity and development promoted makers of constitution to create a strong central government. साथ ही साथ एक तो हमें जो डर था वो अपनी जगह की प्रिंसली स्टेट को कैसे मर्ज करेंगे, कैसी सारी चीज़ें होगी, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी समस्या थी, पावर्टी हो गई, इलिटरेसी हो गई, ये सिर्फ राज्य सरकार अपने हिसाब से नहीं कर सकती, ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, जो शब्द इस्तेमाल किया उसको ध्यान से रखो, कॉपरेशन के साथ में, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कॉपरेशन के साथ में काम करेगी और हमारे देश में जितनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पावर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गई, अनटचेबिलिटी हो गई, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये दोनों सरकारें क्या करेगी, दोनों सरकारें साथ में मिलके इन सारी की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगी, मतलब इन सारी की सारी प्रॉब्लम से समाधान निकाला जाएगा. Now let us look at the important provisions that create a strong central government. अब अपने को कुछ प्रोविजंस को देखते हैं, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. लेट अस लुक एट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस. ये प्रोविजंस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो कि हमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है. The very existence of state, including its territorial integrity, is in the hands of the parliament. The parliament is empowered to form a new state by separating of a territory from any state or by uniting two or more states. सबसे मेन पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास में, कि स्टेट बनाने की पावर ही पार्लियामेंट के पास में. मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़, अब इन दोनों को अलग किया, तो अलग किसने किया, अलग किया है पार्लियामेंट ने. पार्लियामेंट ने मतलब दो स्टेट बना दिए, या फिर कई बार हमने ये देखा है कि दो स्टेट को मिला के एक बहुत बड़ा स्टेट बना दिया, तो वो पावर भी पार्लियामेंट के पास में. तो स्टेट का नाम बदलना, या हम बात करें कि दो स्टेट को साथ में जोड़ देना, या फिर हम बात कर रहे हैं कि स्टेट की बाउंड्री रीऑर्गेनाइज करना, मतलब कि ऐसा करके ऐसा ये एक स्टेट हो गया, ऐसा करके ऐसा दूसरा हो गया, ये सारी की सारी पावर किसके पास में, ये सारी की सारी पावर हमें पार्लियामेंट के पास में नजर आती है. क्लियर. इट कैन ऑल्सो ऑल्टर दी बाउंड्री ऑफ स्टेट्स और इवन इट्स नेम. वही मैंने बताया कि नाम और बाउंड्री को भी ऑल्टर करना, छोटा बड़ा, कि ये वाला गांव बगल वाले स्टेट में जाएगा, ये गांव इस स्टेट में जाएगा, ये सारी की सारी पावर किसके पास में, ये सारी की सारी पावर हमारी पार्लियामेंट के पास में है. क्लियर. The Constitution provides for some safeguard by the way of securing view of the concerned state legislature. Although Constitution ने ये भी बोला है कि वो state legislature से भी अपने को सुनना पड़ेगा, उनका प्रस्ताव पास होना जरूरी है, बट मेन पावर जो है वो किसके पास में, मेन पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास में. The Constitution has certain very powerful emergency provision which can turn our federal polity into a highly centralized system once the emergency is declared. During an emergency, power becomes lawfully centralized. Parliament also assume that power to make laws on subject within the jurisdiction of states. ठीक है, तो इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, इमरजेंसी के दौरान स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर नहीं बचती. अगर देश में इमरजेंसी लगे तो पावर किसके पास में चली जाती है, पावर चली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में. ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस दौरान स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है ना, उस पर भी कानून बना सकती है. तो इमरजेंसी के दौरान हम ये देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर चली जाती है. तो इमरजेंसी के दौरान आप बोल सकते हो दैट द पावर इज हाईली सेंट्रलाइज. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर बहुत ज्यादा है. ठीक है. Even during normal circumstances, the central government has very effective financial powers and responsibilities. In the first place, item generating revenue under the control of central government. Thus, the central government has many revenue sources and states are mostly dependent on the grants and financial assistance from the center. Secondly, India adopted a planning as an instrument of rapid economic progress and development after independence. Planning led to considerable centralization of economic decision making. दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू की मेन पावर किसके पास में, रेवेन्यू की मेन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में.
ऑल्दो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, जैसे कि अगर तुम लोग जीएसटी देखोगे तो एक लगता है सेंट्रल जीएसटी और एक लगता है स्टेट जीएसटी। कभी भी रेस्टोरेंट में खाना पीना खाने जाओ या कोई भी बिल देखो तो उसमें देखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 9% लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट का 9% लगेगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग मेजरली देखते हैं कि मेजरली रेवेन्यू के जो सोर्सेज ज़्यादातर किसके पास में जाते हैं, ज़्यादातर केंद्र सरकार के पास में जाते हैं। मेरी इनकम पर टैक्स लग रहा है तो वो कहाँ चले जाएगा, वो चले जाएगा केंद्र सरकार के पास में। तो मेजर सोर्सेस केंद्र सरकार के पास में। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एड पर ज्यादा विश्वास करती है। एड मतलब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये हर स्टेट को एड देती है। फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश तुम रख लो, अपना डेवलपमेंट करो, 1000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश तुम रख लो, 1000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र तुम रख लो। तो इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क सेंट्रल गवर्नमेंट पे आता है। फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूं कि केंद्र में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो बीजेपी की है तो जिन जिन स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कम मिलेगा। सेम वही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की है तो कांग्रेस रूल स्टेट्स को ज्यादा पैसा मिल जाता है और कम मिल जाता है। तो देखो पॉलिटिक्स हर जगह है, लेकिन यहां पे मैं बताना ये चाह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि मेजरली फाइनेंसेस की पावर जो है, फाइनेंसेस की पावर इनके पास में। वैसे अगर हम लोग प्लानिंग वगैरह की भी बातें करें तो पहले प्लानिंग का काम किसका था, प्लानिंग कमीशन का था। आज की तारीख में प्लानिंग का काम किसका है, नीति आयोग का है। ऑल्दो स्टेट से इनपुट लिए जाते हैं, सारी चीजें होती है, बट स्टिल हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे पॉलिसीज बन जाती है, उनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना होता है। समझे हो? तो कहीं ना कहीं जो पावर है वो पावर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के टुवर्ड्स ज्यादा टिल्टेड आपको नजर आएंगी। As you will study later, the governor has certain power to recommend the dismissal of the state government and also the dissolution of assembly. Besides, even in the normal circumstances, the governor has power to reserve a bill passed by a state legislature for the assent of the president. This gives the central government an opportunity to delay the state legislature and also examine such bill and veto them completely. There may be occasions when situations may demand that central government needs to legislate on the matters from the state list. This is possible if the move is ratified by the Rajya Sabha. The constitution clearly states that executive power of the center are superior to the executive power of state. Furthermore, the central government may choose to give instruction to the state government. ठीक है, अब थोड़ा सा गवर्नर की पावर को समझा देता हूं। गवर्नर जैसे सेंट्रल लेवल पे हमने क्या देखा है, सेंट्रल लेवल पे हमने प्रेसिडेंट देखा है, वैसे स्टेट लेवल पे गवर्नर है। ये हम पढ़ चुके एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में। अब मान लो कि स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर को कोई कानून बनाना है, किस पे कानून बनाना है, स्टेट लिस्ट में। मान लो कोई स्टेट लिस्ट पे कोई आइटम दिया है, ठीक है, मान लो कि स्टेट लिस्ट का कोई भी आइटम है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, ठीक है, और ये किसके पास चले गया, ये गवर्नर के पास चले गया। अब गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है, याद करो, गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है, गवर्नर को अपॉइंट करता है, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसके कहने पर अपॉइंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर अपॉइंट करते हैं। तो आपके स्टेट में जो गवर्नर है ना, अगर आप देख रहे हो कि आपके स्टेट में जो भी गवर्नर है, उन गवर्नर को अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ने, और प्रेसिडेंट ने अपने मन से नहीं किया है। ध्यान करो, प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया वो सिद्धार्थ पटेल को गवर्नर बना देना, तो वहां पे क्या किया, प्रेसिडेंट ने सिद्धार्थ पटेल को मध्य प्रदेश का गवर्नर बना दिया, ठीक है। तो अब यहां पे मान लो स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया, वो किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास। गवर्नर के पास क्यों जाएगा, क्योंकि गवर्नर के सिग्नेचर जरूरी है, ठीक है, गवर्नर के सिग्नेचर जरूरी है। अगर गवर्नर चाहे तो गवर्नर इस कानून को किसके पास भेज सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास में। गवर्नर बोल सकते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक बार जरा प्रेसिडेंट देखेंगे। अब प्रेसिडेंट किसके आदमी हो गए, प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे ना, भैया क्या करना है। तो कई बार हम ये देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बहुत बार कानून बनाना चाहती है, लेकिन गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के पास में भेज देते हैं और प्रेसिडेंट अपने पास में रख के भूल जाते हैं, वीटो कर देते हैं, मतलब भूल जाते हैं ना। तो यहां पे हम लॉ मेकिंग में भी देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई कानून पास होने से रोक सकती है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज साफ साफ मेंशन है, दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन इज सुपीरियर देन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो जो यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग ज्यादा सुपीरियर है कंपेरेबल टू स्टेट। साथ ही साथ स्टेट लिस्ट पे
ठीक है, ये जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकते हैं। कौन कानून बना सकता है? स्टेट लिस्ट पे कानून बनाया जा सकता है अगर पार्लियामेंट कानून बना सकती है, अगर राज्यसभा रेक्टिफाई कर दे तो। स्टेट लिस्ट में मैंने पहले भी बताया था कि राज्यसभा के पास में ज्यादा पावर होती है, लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो कि यहां पे हमको ये देखने को मिला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है कंपेरेबल स्टेट गवर्नमेंट के। क्लियर? The all India services are common to entire territory of India, and officer chosen for these services serve in the administration of the state. Thus, an IAS officer who became a collector or an IPS officer who serve as a commissioner of police are under the control of central government. States can neither take disciplinary action nor they can remove officer from the office. अगेन ध्यान करो, कौन सा चैप्टर? एग्जीक्यूटिव वाला। मेरे से पढ़ के आए हो ना, तो एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में मैंने क्या बताया था कि मान लो आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन निकाला जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो अगर मैं बोलूं कि यूपीएससी आपने क्लियर कर लिया, अगर मैं ऐसा बोल दूं आपकी लैंग्वेज में, ठीक है, अब आपका अपॉइंटमेंट किसने किया? आपका अपॉइंटमेंट किया प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट ने किया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट किया। अब आप क्या बन गए हो? आप बन गए हो कलेक्टर। तो आप कलेक्टर बने हो तो आप किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करोगे ना, आप किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करोगे। तो हो क्या रहा है कि आपका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाके उस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो। अब मान लो कि अगर आपको निकालना है नौकरी से तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, इन्होंने आपका अपॉइंटमेंट किया तो यही आपको निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू, जैसे कि यूपीएससी के थ्रू जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ना ही अपॉइंटमेंट कर रही है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट इनको नौकरी से हटा सकती है। ठीक है, ये लोग सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। अगर काम अच्छे से नहीं भी किया तो भी रिमूवल की पावर प्रेसिडेंट के पास में। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ ट्रांसफर कर सकती है, सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है बस। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करो, पढ़ो लिखो, यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करो और आईएएस वाईएएस बनो, आईए वाईए बनो, क्या कर रहे हो, ठीक है, और बनना है और आप बन सकते हो। तो कुल मिला के फिर मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में भी हम लोग ये देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पावर है कंपेरेबल स्टेट गवर्नमेंट। Article number 33 and 34 authorize the parliament to protect the person in service of the union or state in respect to any action taken during martial law or to maintain or restore order। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 33 और 34 है, उसमें पार्लियामेंट के पास में पावर है कि कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी अगर कुछ काम कर रहा है जहां पे कि मिलिट्री रूल लगा है और उसके खिलाफ अगर कोई चार्जेस लग गए क्योंकि मिलिट्री रूल लगा है, मान लो कि मेरे द्वारा किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, मैं मान लो ऑफिसर हूं, ठीक है, मैं मान लो ऑफिसर हूं और मेरे एरिया में क्या है, मेरे एरिया में मिलिट्री रूल लगा है, मिलिट्री रूल पार्लियामेंट लगाया, ठीक है। अब मिलिट्री रूल लगा है तो अब एज एन ऑफिसर मेरे से कुछ गलत काम हो गया इस दौरान, तो पार्लियामेंट के पास में पूरा पावर है कि वो मुझे बचा सकती है, ठीक। तो अगेन हम क्या देख रहे हैं, अगेन हम यहां पे ये देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पावर है। दिस प्रोविजन फर्दर स्ट्रेंथन the powers of the union government. The Armed Forces Special Power Act has been made on the basis of these provision। वैसे ही the Armed Forces Special Powers Act, जहां पे हम लोग देखते कि आर्म फोर्सेस का एक तरीके से कंट्रोल हो जाता है, ये भी पार्लियामेंट के पास में है। अब जैसे मान लो द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मान लो नॉर्थ ईस्ट में लगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट सरकार के पास, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनकी लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है, पार्लियामेंट ने लगाया है वहां पे। क्लियर है? तो यहां पे हम कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं, यहां पे हम कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि हमारे पास में पावर किसके पास में, पावर ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। आर्टिकल 257 क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड एज नॉट टू इम्पीड और प्रीजुडाइज the exercise of executive power of union, and the executive power of union shall extend to giving such direction to a state as may appear to the government of India to be necessary or for that purpose। कुल मिला के ये बोल रहा है कि स्टेट
गवर्नमेंट या स्टेट एग्जीक्यूटिव की पावर इतनी है जितनी कि वो यूनियन गवर्नमेंट की पावर को ना रोके। मतलब यूनियन गवर्नमेंट इज मोर सुपीरियर देन द स्टेट गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट चाहे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, वहीं स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकता है। क्लियर? तो यहां पे हमको क्या देखने को मिला है, अगेन क्या हो रहा है यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो अब हम रिकैप करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले हमने देखा कि फाइनेंशियल पावर किसके पास में, फाइनेंशियल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। दूसरी चीज गवर्नर वाली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। तीसरी चीज अगर स्टेट भी, न्यू स्टेट भी बनाना है तो पावर किसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। चौथी चीज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा है। तो ऐसे करके आप पॉइंट बना लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में फाइनेंशियल पावर भी ज्यादा हो गई, नया स्टेट बनाना है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हमारी यूनियन पार्लियामेंट के पास में पावर हो गई, गवर्नर वाली पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा हो गई। क्लियर है? समझ गए हो कि यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इमरजेंसी के दौरान भी पावर किसके पास में हो गई, इमरजेंसी के दौरान भी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो गई। तो इस तरीके से पॉइंट से समझ लो कि ये सारे पॉइंट ये बता रहे हैं कि फेडरलिज्म है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे हम स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज्यादा इंसिस्ट करते हैं। इंडिया में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज्यादा इंसिस्ट किया जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट क्यों आएंगे? स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ना, क्योंकि क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है तो स्टेट क्या चाहेंगे, स्टेट भी तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पावर हमें मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें पावर मिले। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो जरा कॉन्फ्लिक्ट्स वाला पॉइंट समझ लेते हैं। Once the principle of identity of state is accepted, it is quite natural that the state will expect a greater role and power in governance of a state and country as a whole. This lead to various demands from the state. From time to time, states have demanded that they should be given more powers and more autonomy. This led to tension and conflict in relation between center and the state. While the legal dispute between center and state or between the state can be resolved by judiciary, and demands for autonomy are political in nature and needed to be resolved through negotiation. अब आपने स्टेट गवर्नमेंट को लिया तो देखो समय समय पे क्या होगा, समय समय पे स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा चीजें और डिमांड करेगी। अगर कोई लीगल इशू आता है तो जुडिशरी देख लेती है, लेकिन अगर मान लो कि कोई स्टेट ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी चाह रहा है तो क्या होता है, वो पॉलिटिकल इन नेचर रहता है। फिर वो नेगोशिएशन मतलब कि वो पॉलिटिकल पार्टीज सेंट्रल गवर्नमेंट से, या जो सरकार है स्टेट गवर्नमेंट में वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपस में नेगोशिएट कर लेती है कि कितने क्या पैसे में, मतलब समझ रहे हो, वो लोग आपस में नेगोशिएट कर लेते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर स्टेट रिलेशंस को समझते हैं कि इन दोनों के रिलेशंस कैसे रहे हैं आज तक की तारीख में। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली अ फ्रेमवर्क और अ स्केलेटन, its flesh and blood is provided by the actual process of politics. देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो वाकई में एक स्केलेटन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया है कि ये आपका पूरा दायरा है, कुछ इस तरीके से आपको काम करना है, कुछ ऐसा है, लेकिन इसमें असली रूप किसने लिया है? असली रूप तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी सरकार, वो कैसे काम कर रही है, वो एक तरीके से ब्लड का काम कर रहे हैं। Hence, federalism in India has to a large extent influenced by the changing nature of political process. In 1950s and 1960s, the foundation of our federalism was laid down under the Jawaharlal Nehru. It was also a period of Congress dominance over the center as well as the state. अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बता दिया, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही है। तो इनिशियल अगर आप देखोगे तो इनिशियली हमें क्या देखने को मिला, इनिशियली कांग्रेस डोमिनेंस था। कांग्रेस डोमिनेंस मतलब कि पूरे देश में स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी हमें जगह जगह पे कांग्रेस ही कांग्रेस। तो इस दौरान अपने को क्या देखने को मिला, इस दौरान हमने ये देखा कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन बहुत अच्छे हैं। क्यों बहुत अच्छे हैं? क्योंकि जो सेंट्रल लेवल पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वही आपको स्टेट लेवल पर भी देखने को मिल रही है। तो स्टेट लेवल पे कांग्रेस ज्यादा चूचपाट नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको पता है कि लीडरशिप तो यही वाली है।
ठीक। लेकिन क्या हुआ, एक समय के बाद में हमने देखा कि डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस स्टार्ट हुआ, और जब डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे आके रूल करने लग गई थी। जैसे केरला में, तमिलनाडु में हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारी स्टेट की रीजनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज आई और वो लोग, उनकी सरकार यहाँ पे बन गई। जब यहाँ पे उनकी सरकार बनने लगी तो हमने देखा कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस क्या होने लगे, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस बिगड़ने लगे, क्योंकि वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी डिमांड करने लग गए थे। और फिर एक तरीके से हमने क्या देखा, एक तरीके से फिर जो ग्रांट इन स्टेट्स भी जो थे, जो मतलब जैसे ग्रांट्स मिल रहे थे, तो कांग्रेस क्या करने लग गई कि उन स्टेट्स को कम ग्रांट्स देने लग गई। ये तमाम तरीके की चीजें अपने को वहां पे देखने को मिलने लग गई। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है कि कांग्रेस डोमिनेंस जब डिक्लाइन होने लगा, और जब हम लोग देखने लग गए कि 1950 के बाद में हम लोगों ने क्या देखा, सॉरी 1990s के बाद में हम लोग क्या देखने लग गए थे, 1990s के बाद में हमने कोएलिशन पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कोएलिशन पॉलिटिक्स देखिए कि वहां पे सेंट्रल लेवल पे भी क्या होने लगा, सेंट्रल लेवल पे भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलके सरकार बना रही थी। तब हमने देखने लग गए कि फॉर एन एग्जांपल ऐसा मान लो कि मेरी है केंद्र लेवल पर सरकार, ठीक है, मान लो कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर के दौरान अगर हम देखें तो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब उनके सरकार के दौरान में क्या होता, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई थी। ठीक है, अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, जैसे आपने एक वो मीम देखा होगा किसका, ममता बनर्जी वाला, जहां पे लालू प्रसाद यादव क्या बोल रहे हैं, रेल मांगा था रेल, रेल मांगा था रेल, ध्यान है। तो वहां पे क्या हो रहा था कि जब भी ये वाली पॉलिटिकल पार्टीज आके सेंट्रल लेवल पे सरकार में और ये सारी चीजें होती है तो बहुत सारी चीजें डिमांड करते हैं। तो जब कोएलिशन वाली थी तब हमने देखा कि तब रिश्ते और ज्यादा वैसे होने लग गए। तब केंद्र सरकार को क्या था, तब केंद्र सरकार उन स्टेट्स के फेवर में या जैसा वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बोली वो करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि नहीं तो उनकी केंद्र में सरकार नहीं रह पाएगी। Finally, since 1990s, Congress dominance has largely ended and we have entered in the era of coalition politics, especially at the center. In the states too, different parties, both national and regional, have come to power. This results in the greater say for the state, a respect for diversity and beginning of a more mature federalism, Thus, it is in the second phase that the issue of autonomy became potent पॉलिटिकल। ठीक है, तो इस समय पे ज्यादातर इश्यूज ऑटोनॉमी के और आने लग गए और बहुत हद तक दी भी गई, और इस समय पे बहुत ज्यादा स्टेट्स की बात मांगी जाती थी क्योंकि केंद्र की सरकार भी मेजॉरिटी वाली नहीं थी। तो आपको एक ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब सेंट्रल लेवल पे मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट रहेगी तो स्टेट की कम बात मानते हैं। जब यहाँ पे कोएलिशन पॉलिटिक्स होती है तो स्टेट्स की बात ज्यादा से ज्यादा मानी जाती है। क्लियर? ठीक है। Demands for the autonomy. In 1977, the left front government in West Bengal brought out a document demanding restructuring of center-state relations in India. The autonomy demands of Tamil Nadu and Punjab also, there were also an implicit support to the idea of great financial power. जैसे कि हमने वेस्ट बंगाल में देखा कि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, या पंजाब और तमिलनाडु में देखा कि ये लोग एक डॉक्यूमेंट सी लेके आ गए। इस डॉक्यूमेंट में क्या बात कर रहे थे कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल पावर, टैक्सेशन की पावर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के पास में हो, ऐसे तमाम तरीके की डिमांड ये लोग करने लग गए थे। The third aspect of autonomy demands related to the administrative power of the state. The state resents the control of the center over the administrative machinery. Fourthly, autonomy demands may also be related to cultural and linguistic issue. The opposition to the domination of Hindi in Tamil Nadu or demand for advancing Punjabi language and culture are instances of this. Some states also feel that there is a domination of Hindi speaking areas over the other area. In fact, during the decade of 1960, there were agitations in some states against the imposition of Hindi language. तो सबसे पहले ये लोग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात करने लग गए। उसके बाद में किसकी बात करने लग गए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, कि अपॉइंटमेंट कोई और कर रहा है, रिमूव वो कोई और कर रहा है, काम किसी के अंदर कोई और कर रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की बात होने लग गई। फिर इसके बाद में कल्चरल और लैंग्वेज के टर्म्स पे जैसे क्या हो रहा था कि हमेशा ना हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जो है ना वो बाकी सारे एरिया पे डोमिनेट कर जाता है। तो इसके चलते सदर्न इंडिया को लगने लगा था कि क्या हो रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और एक आध बार जो सदर्न स्टेट है उन लोगों ने एलिगेशंस भी लगाए हैं कि हमारे ऊपर हिंदी लैंग्वेज इंपोज की जा रही है। और एक बार तो मतलब इस हद तक कि तमिलनाडु ये बोलने लग गया कि नहीं, मतलब वो लोग अगेंस्ट दी कंट्री, मतलब वो वहां पे एक पॉइंट पे, अभी नहीं, एक पॉइंट पे एकदम ऐसी स्थिति हो गई थी। क्या स्थिति हो गई थी
कि ये सारी चीजें बंद करो, ठीक है। तो एक ये वाली डिमांड भी, ये वाला यहाँ पे भी हमने एक ऑटोनॉमी वाला रोल, मतलब यहाँ पे भी ज्यादा से ज्यादा स्टेट रेजिस्ट कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। द रोल ऑफ गवर्नर हैज also been controversial issue between the state and the central government. The Sarkaria Commission that was appointed by central government in 1983, it submitted its reports in 1988. MCQ के perspective से important है, देख लो. To examine the issue relating to center-state relation, recommended that appointment of governor should strictly non-partition. Powers and role of governor became controversial for one or more reason. One of the most controversial article in constitution is article 356 which provides for the presidential rule in the state. ठीक है, तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले गवर्नर का रोल एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल, कि गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक तरीके से गवर्नर को ऐसा देखा जाता है कि ऑल्दो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लेकिन इमेज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कोई आदमी ही गवर्नर बनेगा। और गवर्नर का मैंने बता ही दिया कि कैसे वो बिल प्रेसिडेंट को दे देते हैं और प्रेसिडेंट उसको विथहोल्ड करके रख लेते हैं। तो गवर्नर की पावर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आने लग गए कि गवर्नर जो है वो फिर सरकारिया कमीशन एक बनाया था। सरकारिया कमीशन क्यों बनाया था कि सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में स्टडी की जाए। तो सरकारिया कमीशन का ये कहना था कि जो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो पार्टी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार है तो कोई कांग्रेस वाले लोग ही गवर्नर होंगे, या बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वाले लोग ही गवर्नर रहेंगे। एटलीस्ट गवर्नर वो बने जिसका कि पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं हो। फिर इसके बाद में जो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 356, जो कि बात करता है प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट। प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट मतलब कि मध्य प्रदेश में आज प्रेसिडेंट रूल लग गया। क्यों लग गया? पहली चीज तो ये कि किसी की भी मेजॉरिटी नहीं रही। फॉर एन एग्जांपल आप ये समझो कि सेंट्रल लेवल पे तो किसी की भी मेजॉरिटी नहीं रही तो प्रेसिडेंट वैसे रूल कर लेते हैं। लेकिन आज मान लो मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है वहां पे मान लो कि किसी की भी मेजॉरिटी नहीं आई है, तो इस समय पे क्या होगा? इस समय पे प्रेसिडेंट रूल लगा रहेगा। समझ रहे हो? एक देश में इमरजेंसी की, एक स्टेट में सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी की स्थिति आ चुकी है। ठीक है, दिस प्रोविजन इज अप्लाइड टू व्हेन अ सिचुएशन हैज अराइजन इन विच गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इट रिजल्ट इन द टेक ओवर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। The President proclamation has to be ratified by Parliament. President rule can be extended till 3 years. The governor has power to recommend the dismissal of the state government and suspension or dissolution of state assembly. This has led to many conflict. प्रेसिडेंट रूल तब भी लग सकता है जब गवर्नर को लगता है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि गवर्नर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कोई आदमी रहते हैं, तो गवर्नर क्या होता है, गवर्नर बहुत बार प्रेसिडेंट को बोल देते हैं कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो। किसके कहने पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे। और बहुत लंबे समय तक फिर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा रहता है। ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब आज की स्थिति में नहीं होता है, लेकिन आप इनिशियल में देखोगे, इनिशियल जब देश आज़ाद हुआ था तब बहुत सारी जगह पे एक एग्जांपल बताता हूँ कि बहुत सारी इलेक्टेड गवर्नमेंट को जब कांग्रेस का रूल था तो उन्होंने क्या किया था, जब मान लो जहां नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। ठीक है, तो इसके चलते बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। लेकिन अब क्या होता है, अब हम लोग बेसिकली देखते हैं कि अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल लगाए तो वहां पे पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा। और प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपको पार्लियामेंट से रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा। क्लियर है? In some cases, state government were dismissed even when they had a majority in legislature, as happened in Kerala in 1959, without testing their majority, as happened in several states after 1967. Article 356 was sparingly used till 1967. For instance, the central government removed elected government in Andhra Pradesh and Jammu and Kashmir in decade of 1980s. 1967 तक प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 के तहत जो प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगता है उसको 1967 तक बहुत कम इस्तेमाल किया था। लेकिन 1967 के बाद से, ईयर 1967 के बाद से हम बहुत सारी जगह पे देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है। ऐसा क्यों लगा है? क्योंकि 1967 के बाद में हम लोग देखते हैं डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। क्या देखते हैं? डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। तो जहां जहां कांग्रेस गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी हारती जा रही थी वहां प्रेसिडेंट रूल लग जाता था। और उसके कुछ एग्जांपल यहां पे आपको बताए गए। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक तरीके से कंट्रोवर्शियल चीज है कि प्रेसिडेंट रूल, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट है
उनके पास मेजॉरिटी है फिर भी आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन मार्क आया था कि स्टेट के पास में कोई पावर ही नहीं बच रही थी, सारी की सारी पावर किसके पास चली जा रही थी, सारी की सारी पावर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में देख रहे थे, ठीक है। डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट, ठीक है। द अदर डायमेंशन ऑफ टेंशन इन अवर फेडरल सिस्टम हैज बीन द डिमांड टू क्रिएट न्यू स्टेट. The national movement not only created a pan-India unity, it has also generated distinct unity around a common language, region and culture. Our national movement was also a movement for democracy. Therefore, in course of national movement itself, it was decided that as far as possible, state will be created on the basis of cultural and national identity. Cultural and linguistic identity. This ultimately led to the demand for creation of linguistic state after the independence. In 1953, State Reorganized Commission was set up and it recommended the creation of linguistic state at least for major linguistic groups. हम बिल्कुल मानते हैं कि नेशनल मूवमेंट ने हम सबके मन में एक तरीके से, या उस समय जितने भी लोग थे सबके मन में एक तरीके से क्या हो गया था, एक हम लोग बात करते कि प्रो इंडिया, मतलब इंडिया के फेवर में, और एक तरीके से एक नेशनल यूनिटी की भावना तो जगा ही दी थी, लेकिन हमारे अंदर एक वो जो बात होती ना कि मैं गुजराती हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं मराठी हूँ, एक वो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं जा नहीं रही थी। तो इसके चलते इनिशियली क्या हुआ था, इनिशियली जब स्टेट्स बनाए थे या जब स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया था, तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे बात कर ली थी कि लैंग्वेज के आधार पे, फॉर एग्जाम्पल कि मराठी स्पीकिंग एरिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि अगर यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर मराठी स्पीकिंग एरिया है तो वहाँ पे क्या हो गया, उसको हमने महाराष्ट्र में डाल दिया, जो गुजराती स्पीकिंग एरिया उसको हमने गुजरात बना दिया। तो इनिशियली जो स्टेट के जो रीऑर्गेनाइजेशन हुए थे, वो रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुए थे, वो लैंग्वेज के आधार पर हो गए थे, ठीक है। ये वाली चीज भी आपको यहाँ पर समझ में आ गई है, ठीक है। तो फिर जैसे ही वही मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि गुजरात और महाराष्ट्र क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन। फिर इन 2002 सम ऑफ द लार्जर स्टेट्स वर फर्दर डिवाइडेड टू मीट द डिमांड्स ऑफ सेपरेट स्टेट्स एज वेल एज टू मीट द ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। दस द मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार वर डिवाइडेड टू क्रिएट दीज 3 न्यू स्टेट्स। फिर बाद में क्या होने लग गया, 21st सेंचुरी में हम देखने लग गए कि 21st सेंचुरी में आज की तारीख में जब नए स्टेट बनाए जाते हैं तो बेसिकली कोशिश एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कि जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों मिलकर बहुत बड़ा स्टेट हो रहा था, तो अगर इसको 2 में टुकड़े में कर दिया जाए, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 2 हिस्से में कर दिया जाए, मतलब 2 स्टेट बना दिया, छत्तीसगढ़ एक नया स्टेट बना ना, पहले पूरा मध्य प्रदेश ही था, छत्तीसगढ़ जब एक नया स्टेट बना तो क्या हुआ, तो एक तरीके से कि बेहतर तरीके से एफिशिएंसी हो पाएगी, बेहतर तरीके से चीजें मैनेज हो पाएगी, ठीक है। तो they are Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand respectively. In 2014, in 2014, the state of Telangana was formed by dividing Andhra Pradesh. Some regions and linguistic group are still struggling to separate statehood like विदर्भा इन महाराष्ट्र। जैसे आज की तारीख में विदर्भा रीजन महाराष्ट्र में स्टिल वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको अपना नया स्टेट चाहिए। क्लियर है, ये वाली चीज भी क्लियर हो गई। नाउ इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट। अब इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट देखो बेसिकली कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वैसे मैं बता देता हूँ, मतलब एक बार इसको पढ़ लेते हैं, बाकी मेजरली 1-2 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से आप पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। While the state keep fighting with the center over the autonomy and issues like share in revenue sources, there have been many instances of dispute between 2 states or among more than 2 states. Broadly, 2 types of dispute keeps recurring. One is the border dispute, state with certain claims over the territory belonging to neighboring states. Through language is the basis of defining boundary of the state. Often borders area will be population speaking more than one language. एक तो border dispute आता है, जैसे border dispute में कुछ इस तरीके से समझो कि यहाँ पे कर्नाटका है, ठीक है, कर्नाटक के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो महाराष्ट्र का एक रीजन आता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक। तो क्या होता है यहाँ पे महाराष्ट्र के कुछ रीजन में बाउंड्री वाले रीजन में कन्नडा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो कर्नाटका बोलता है कि इनको क्या करो, इनको ये पूरा कर्नाटका का एरिया है, और इस हिस्से में क्या है, इस हिस्से में मराठी बोलने वाले लोग होते हैं, तो महाराष्ट्र बोलता है इट इज द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। ऐसे डिस्प्यूट आते हैं जो बाउंड्री पे, क्योंकि जो बाउंड्रीज रहती है, ठीक है, यहाँ पे जो बाउंड्रीज आएगी तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनमें
इस बाउंड्री में, कर्नाटका की इस वाली बाउंड्री में केरला के लोग या केरला में जो कल्चर है उसको फॉलो करने वाले लोग ज्यादा रहेंगे कंपेरेबल वैसा। तो एक ये डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है। कर्नाटका और महाराष्ट्र का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि रिसेंटली ये वाला इशू न्यूज में बना हुआ रहता है। तो आप लोग गूगल करोगे, आपका होमवर्क है कि इस पूरे डिस्प्यूट का नाम क्या है, कि जहां पे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में क्या है, ये वाला एक डिस्प्यूट है। ठीक है, तो ये रीसेंट डिस्प्यूट है। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा हम बेसिकली अनदर डिस्प्यूट जो है वो बेसिकली वाटर से रिलेटेड है। इन अनदर सिमिलर डिस्प्यूट, गुजरात and मध्य प्रदेश and Maharashtra are battling over the sharing of water of Narmada. Rivers are the major sources and therefore disputes over the river waters test the patience and cooperative and the spirit of the state. अब क्या होता है कि जैसे नर्मदा रिवर है तो वो मध्य प्रदेश से निकली है, मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में क्या हो रहा है, वो महाराष्ट्र में जा रही है, देन गुजरात एंड देन वहां से कहाँ पे, अरेबियन सी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश पानी इतना रोक ले रहा है कि गुजरात के पास में कुछ बचा ही नहीं है। महाराष्ट्र में तो थोड़े, मतलब महाराष्ट्र में तो एक थोड़ा सा ही फ्लो है नर्मदा का, लेकिन मध्य प्रदेश इतना पानी यूज कर लेता है कि गुजरात के लिए बचा नहीं है। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि स्टेट्स जो है ना इन कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू अपना पेशेंस खो रहे हैं, अपना कॉपरेशन भूल जाते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की सरकार है, अगर वो लोगों को पानी नहीं देगी, किसानों को पानी नहीं देगी तो वो चुनाव हार जाएगी, तो वो पानी ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं। फिर गुजरात सरकार बोली भैया तुम हमको भी तो पानी दो, क्योंकि वाटर एक मेजर डिस्प्यूट है। एक जो मेजर वाटर डिस्प्यूट जो हमेशा से बना रहा है वो कावेरी वाला रहा है। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे कावेरी का क्या करके रखा है, कावेरी वाला पूरा एक मैप बना के रखा है कि जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है ये बहुत ही ज्यादा फेमस डिस्प्यूट है। और इस पे हमेशा क्या रहता है, इस पे हमेशा कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि ये बार बार न्यूज में बना रहता है। ठीक है, द मोस्ट स्पेशल प्रोविजंस, अब कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस भी दे के रखें तो उनको समझते हैं। हमें ये समझ में आ गया, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया, डिमांड फॉर न्यू स्टेट समझ में आ गया। अब बारी आती है कि कुछ कुछ स्टेट्स को क्या किया है, कुछ कुछ स्टेट्स को हम स्पेशल प्रोविजंस भी देते हैं। उन स्पेशल प्रोविजंस को जरा यहाँ पे समझते हैं। The most extraordinary feature of federal arrangement created in India is many states get differential treatment. We have already noted in the chapter of legislature that size and population of each state is being different as asymmetrical representation provided in Rajya Sabha. लेजिस्लेचर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि राज्यसभा में सीट कैसे डिसाइड होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो यूपी की सीट जो है, यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसलिए राज्यसभा में यूपी की सीट ज्यादा है। बिहार की पॉपुलेशन ज्यादा है तो राज्यसभा में बिहार की सीट ज्यादा है। वही हम बात करेंगे केरला की पॉपुलेशन कम है तो केरला की कम रहेगी, सिक्किम की पॉपुलेशन कम है तो सिक्किम की पॉपुलेशन कम रहेगी। तो बहुत बार ये स्टेट ये भी क्वेश्चन उठाते हैं कि पॉपुलेशन कम होना तो अच्छी बात है ना। देखो ये सारे स्टेट्स बोलते हैं कि सरकार भी बोलती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, बढ़िया है। अब हमारे स्टेट में कम पॉपुलेशन है तो उसका हमें नुकसान भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में हमारे मेंबर्स कम जाते हैं। राज्यसभा में हमारे मेंबर्स कम जाते हैं तो हमारे स्टेट की वहां पे बात ही नहीं हो पाती। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमेशा सारी की सारी सरकार, आपने कभी भी देखा होगा कि यूपी में इलेक्शन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सब एकदम यूपी यूपी क्यों करने लगे, क्योंकि यूपी में राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीट है। तो उनका ये कहना है कि यूपी हमेशा फोकस गवर्नमेंट के इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा मतलब सीट ज़्यादा है। तो हमारे पास पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन कम है इन द सेंस सदर्न इंडिया के पास पॉपुलेशन कम है। तो सदर्न स्टेट या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का ये कहना है कि एक तो पॉपुलेशन कम है, मतलब हम डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, हम सरकार की फैमिली प्लानिंग पे ध्यान दे रहे हैं। अब पॉपुलेशन कम है, इसके बावजूद हमें सीट भी कम मिल रही, तो इससे तो अच्छा है कि बच्चे ही होने दो। समझ रहे हो कि एक तो काम वो कर रहे हैं, पॉपुलेशन भी कम है, सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद उनको नुकसान हो रहा है ना अब कम पॉपुलेशन का। समझ रहे हो? तो ये एक तरीके से यहाँ पे क्या आता है, एक तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फिर बहुत सारे स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं वहां पे जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, जैसे आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एक्सेट्रा, largely due to their sizable indigenous tribal population with a distinct history and culture। तो यहाँ पे इन स्टेट में क्या देखते हैं, इन स्टेट में बेसिकली हम ये देखते हैं कि सरकार कुछ स्टेट को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देती है ना। जैसे कि रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन ये है ना कि हम सब कानून की नज़र में इक्वल हैं लेकिन कुछ लोगों को स्पेशल प्रोविजन मिलेगा। वैसे ही सारे स्टेट सरकार की नज़र में इक्वल है लेकिन कुछ स्टेट पे सरकार विशेष ध्यान देगी, तो जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन आता है वहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर्स है, उनको कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट स्टेट के टर्म्स में भी हम लोग देखते हैं। हाउएवर
These provisions have not been able to stem alienation and insurgency in parts of region. Special provision also exists for hilly states like Himachal Pradesh and some states like Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Sikkim and Telangana. हालांकि हमने कितने भी स्पेशल प्रोविजंस बना दिए हो, इन स्पेशल प्रोविजंस से कोई फायदा नहीं हुआ है एक तरीके से ये। और स्पेशल प्रोविजंस हमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम में भी देखने को मिलेगा। अब तुम बोलोगे सर महाराष्ट्र में कहाँ स्पेशल प्रोविजन है, तो पूरे महाराष्ट्र के लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में इस पूरे स्टेट में एक छोटा सा हिस्सा होगा जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है, इस एरिया के लिए स्पेशल प्रोविजन है। समझ रहे हो, पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं है। तो जैसे यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए, जैसे आर्टिकल 371 है, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। आर्टिकल 371A, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स और उनके नाम लिखे कि इन स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दिए, तो पूरे स्टेट के लिए नहीं, उस स्टेट में जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही वहां के लिए। क्लियर? ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर को समझते हैं। ऑल्दो जम्मू एंड कश्मीर अब आर्टिकल 370 क्या किया है, आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर की कहानी समझ लो। जम्मू एंड कश्मीर की कहानी में कुछ इस तरीके से समझो कि जब देश आज़ाद हुआ था तो जम्मू एंड कश्मीर के पास में ये ऑप्शन था, जम्मू एंड कश्मीर वॉज प्रिंसली स्टेट और उस समय उनके राजा थे महाराजा हरि सिंह। ठीक है, तो महाराजा हरि सिंह से ये पूछा गया कि आप पाकिस्तान के साथ जाओगे, आप इंडिया के साथ जाओगे, किसके साथ जाना चाहोगे? तो महाराजा हरि सिंह ने बोला, क्या बोला महाराजा हरि सिंह ने? महाराजा हरि सिंह बोलते हैं कि नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट कंट्री बन के रहना चाहता हूं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हमें ना ही पाकिस्तान के साथ जाना ना ही इंडिया के साथ जाना। ठीक है भैया। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के लिए तो हैदराबाद भी एक केस आया था, लेकिन हैदराबाद नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से इंडिया, बीच में हैदराबाद, अकेला हैदराबाद क्या कर लेगा? जम्मू एंड कश्मीर की क्योंकि लोकेशन ऐसी थी, क्योंकि वो पाकिस्तान से भी अलग रह सकता है और इंडिया से भी अलग रह सकता है। लोकेशन देखिए ना आपने। तो महाराजा हरि सिंह ने बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर को हम नहीं चाहते कि वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ हम जाएं, हम अलग से अपना रूल करेंगे। ठीक भैया। हिंदू रूलर विथ मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन, ये वहां की कहानी थी। अब क्या हुआ, वहां पे रातों रात यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने यहाँ पे इन्फ्लेटर्स भेजे। ठीक है, रातों रात वो लोग क्या करे, रातों रात जम्मू एंड कश्मीर में घुसे। जब उन्होंने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान के बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने बहुत सारे लोग क्यों भेजे थे? पाकिस्तान ने सोचा था जब यहाँ मेरे यहाँ की पॉपुलेशन यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे हल्ला हंगामा, प्रोटेस्ट, सारी चीजें होगी, लोग चिल्लाएंगे हमको पाकिस्तान के साथ जाना, पाकिस्तान के साथ जाना, पाकिस्तान के साथ जाना, पाकिस्तान के साथ जाना। और एक दिन जम्मू एंड कश्मीर को ये बात माननी पड़ेगी, मतलब वहाँ के राजा को ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे भी बोला जाएगा कि देखो इतने सारे लोग बोल रहे हैं। वर्ल्ड लेवल को ये थोड़ा ना पता कि पाकिस्तान ने लोग भेजे। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने बहुत सारे यहाँ पे इन्फ्लेटर्स भेजे। जब ये महाराजा हरि सिंह ने देखा तो महाराजा हरि सिंह किसके पास में आए? महाराजा हरि सिंह आए हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में। उन्होंने बोला कि आप अपनी आर्मी भेजिए, पाकिस्तान से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा बोल रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ साथ में बने, हम पाकिस्तान के साथ अपने व्यवहार क्यों खराब करें? इन द सेंस कि उस समय तो हमारे बीच में कोई भी बैर नहीं था ना, इन द सेंस जस्ट एज एन इंडिपेंडेंट नेशन हम इमर्ज हुए। तो उन्होंने बोला क्यों? तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ में मर्ज हो। ठीक है, तो जो राजा होता है, राजा किसको रिप्रेजेंट करता है? राजा अपनी प्रजा को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। जब भी वो वर्ल्ड लेवल पे जा रहे हैं तो वो एज एन नरेंद्र मोदी तो नहीं जा रहे ना, जब भी वर्ल्ड लेवल पे जा रहे तो एज एन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जा रहे, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो महाराजा हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बोला कि मैं चाहता हूं, मेरी जनता के बिहाफ पे मैं चाहता हूं कि मैं इंडिया के साथ में मर्ज हो जाऊं। तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन करके साइन किया। क्या साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन करके? कि मैं मेरी जनता के बिहाफ पे ये बोल रहा हूं कि जम्मू एंड कश्मीर विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे ही उन्होंने साइन किया, हमने अपनी आर्मी कहां भेजी? हमने अपनी आर्मी भेजी कश्मीर में। जब हमने कश्मीर में अपनी आर्मी भेजी तो क्या हुआ? तो आधे रास्ते तक, फॉर एग्जांपल
कि आधे उसमें तो मतलब आधे जम्मू एंड कश्मीर में तो ये लोग आ ही चुके थे, पाकिस्तान के लोग आ ही चुके थे। फिर ये मामला यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में चले गया। यूएन में ये मामला जब गया तो यूएन ने बोल दिया सीज फायर। सीज फायर मतलब क्या होता है? सीज फायर ये होता है कि जो जहां पे वो वहीं पे रुक जाए। तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मान लो कि एक सेकेंड, आप ऐसा मानो कि कश्मीर है, तो जब यूनाइटेड नेशन ने बोला सीज फायर, जब यूनाइटेड नेशन ने बोला सीज फायर तो हमारी आर्मी यहीं थी, हमारी आर्मी यहां रुक गई, पाकिस्तान वाले लोग यहां रुक गए, ठीक है। तो ये सीज फायर हो गया और जो हमने फिर आज की तारीख में जो आप मैप में देखते हो वो क्या हो गया? वो हो गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो क्या हो गया? वो हो गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्लियर? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आई। अब इसके चलते जब जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे इंडिया में जब हम बोलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहां पे क्या हुआ? उन लोगों ने बहुत सारी डिमांड करी, वहां की सरकार और उन सारे लोगों ने क्या किया? बहुत सारी डिमांड करी। तो उनका अलग से अपना कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, उनका अलग से अपना फ्लैग चल रहा था। यूनियन पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रही थी, ठीक है, यूनियन लिस्ट का कोई भी लॉ बन रहा था, तो वहां की अगर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली बोलेगी तो वो लॉ इंप्लीमेंट होगा, नहीं तो लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो हमने क्या किया था? हमने जम्मू एंड कश्मीर को बहुत स्पेशल प्रोविजन दे दिया था। हमने ये स्पेशल प्रोविजन दिया था कि ठीक है भैया, ये कुछ समय के लिए रखते हैं, कुछ समय बाद हम इसे हटा देंगे, ताकि लोगों के मन में ये ना है कि लोगों के मन में ये ना है वहां पे कि जबरदस्ती क्या हो रहा है, जबरदस्ती यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट के रूल्स लागू हो रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ इंडिया एक चीज के लिए रेडी था। आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे बोला गया था यूनाइटेड नेशन ने कि आप लोगों से वोटिंग करवा लो कि लोग किसके फेवर में जाना चाहते हैं। तो इंडिया का एक पॉइंट ये था कि हम वोटिंग के लिए रेडी हैं, हम रेडी हैं, लेकिन एक शर्त पे कि जो पाकिस्तान के लोग घुस के आ गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनको आप वापस भेजो पहले, तब, क्योंकि उस समय तो आइडेंटिटी कार्ड और ये भी नहीं थे ना, आप समझो ना, 1947 1948 कहाँ आधार कार्ड और इन सब का जमाना था कि हम इन लोगों को कैसे भेजेंगे। और वो लोग तो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में वोट कर देंगे, तो जो पाकिस्तान से आए वो पाकिस्तान बुला ले, फिर वोटिंग हो जाए। तो आज तक हम तो आज भी बोलते हैं और यही बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि है भी। अब तो आर्टिकल 370 हट गया, लेकिन इसमें बहुत सारे जो उस समय पाकिस्तान के जो इन्फ्लेटर्स आ गए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं क्या कर लिया है, उन्होंने वहां पे अपना मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, घर परिवार, दादा नाना मामा पोते पोते सब वहां पे आ गए हैं, ठीक है। तो इसके चलते हमने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिया था। फिर लेकिन बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी कि ये आर्टिकल 370 एक दिन हट जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को लेके, और जम्मू एंड कश्मीर को उन्होंने क्या किया? जम्मू एंड कश्मीर को उन्होंने कुछ इस तरीके से अब रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया कि एक हो गया लद्दाख एरिया, एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये हमारा पहले कुछ इस तरीके से मैप था, लेकिन अब यह है कि लद्दाख है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, और रिसेंट रीऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे किया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के साथ, मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि इंडिया के सामने चैलेंजेस बहुत आए, लेकिन हम हारे नहीं, मतलब हम करते रहे। तो आज मैं आपको बार बार बताता हूँ ना कि बहुत सारी समस्याएं हैं, नो डाउट सारी चीजें, लेकिन आप ये भी तो देखो हमारे सामने चैलेंजेस कितने आए, और हमने हर चैलेंज को स्वीकार किया है और हमने हर चैलेंज से बाहर निकले। मैं बार बार बताता हूँ आपको कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे यूरोप में हम लोग बता रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो कि क्या बोलती थी कि इंडिया में जितने स्टेट हैं, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज के नाम पे, इंडिया में जितने भी स्टेट है उतनी कंट्री बन जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? आज तक नहीं हुआ, तो कभी भी नहीं होगा। हम इंडिया को हमेशा एज एन यूनाइटेड कंट्री हमेशा दिखाएंगे, और जो कि हम है भी, ठीक है, मेरा भारत महान वाली बात। तो उनके मुंह पे बहुत जोर का तमाचा रहा कि तुम देखो, तुम हमको किस स्थिति में छोड़ के गए थे और हम कितना बेहतर कर रहे हैं। नो डाउट समस्याएं हैं, लेकिन आगे और बेहतर करेंगे। अब जरा एडिशनल टॉपिक पढ़ लो। एडिशनल टॉपिक में सबसे पहले अपने को पढ़ना है क्वाजी फेडरलिज्म। क्वाजी फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था केसी वियरे ने। किसने दिया था? केसी वियरे ने दिया था। यहाँ पे क्या बताते हैं? यहाँ पे ये बताया गया क्वाजी फेडरलिज्म में कि यहाँ पे जो पावर जो रहती है वो ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कम रहती है। तो केसी वियर ये बोलते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म इज अ क्वाजी फेडरलिज्म, यहाँ पे वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द स्टेट गवर्नमेंट। So in the context of special features and provision of Indian federalism, we use the phrase quasi-federalism, ठीक है, a concept given by K.C. Viere. Quasi-federalism represent a strong center with comparatively less unit, ठीक है। तो ये K.C. Viere ने ये वाली बात बताई।
दूसरा, आज की तारीख में हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में कोऑपरेशन करके चल रहे कि नहीं भैया अपन एक साथ में अपन कोऑपरेट करके चलेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। Cooperative federalism is a concept which reflects the relationship between union and the state where both come together and resolve the common problem with each other. Cooperation is amicable manner, thus contributing towards a growth of strong federalism. It shows the horizontal relationship between union and state where none is placed over and above on other. To ensure this strong relationship between the two, the Indian Constitution has evolved and incorporated certain instruments like interstate council, zonal council, the 7th schedule. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जैसे 7th शेड्यूल क्या बात करता है, 7th शेड्यूल में जो आपने लिस्ट देखी ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो कहाँ पे मेंशन है? वो मेंशन है 7th शेड्यूल में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में। इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल्स बनाई गई। इसमें क्या है कि मान लो जैसे दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के माध्यम से चलो अपन उसको सुलझाते हैं, तो कॉपरेट कर रहे हैं अपन, ठीक है, कॉपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेट्स की बात सेंटर सुन रहा है। रिसेंटली नया आया है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मतलब रैंकिंग होती है कि कौन सा स्टेट ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, किस स्टेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से हम आपको पैसा देंगे। कौन स्टेट ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर पा रहा है, किस स्टेट में कितने रोड्स बने। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव से क्या होता है, मान लो इस बार रैंकिंग में फर्स्ट आया मध्य प्रदेश या रैंकिंग में फर्स्ट आया गुजरात, तो दूसरे को लगता है नहीं भाई मुझे भी आना है, और जो फर्स्ट आया उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भी बात होती है, और ये रिसेंटली मतलब पोस्ट लिबरलाइजेशन मतलब 1990s के बाद से, जब से इन्वेस्टमेंट्स और ये सारी चीजें ज्यादा आने लग गई, तो पोस्ट लिबरलाइजेशन हमने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का ट्रेंड देखा है, ठीक है, हमने क्या देखा है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का ट्रेंड देखा है, ठीक है। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। फेडरलिज्म इज लाइक अ रेनबो वेयर ईच अदर इज सेपरेट येट टुगेदर दे मेक अ हार्मोनियस पैटर्न। कितनी अच्छी बात है कि फेडरलिज्म रेनबो की तरह है, हम सब अलग है लेकिन हम सब अलग है, सारे स्टेट अलग है लेकिन फिर भी हम साथ में हैं, हमारी पहचान साथ में ही देखी जाएगी। ये नहीं बोलेगा कि कोई रेनबो का ब्लू कलर देख, सब बोलेंगे रेनबो को देखो। तो नो डाउट इंडिया में स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, हम बोल रहे हैं कि मैं गुजराती बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं कि मैं मराठी बोल रहा हूँ, लेकिन स्टिल हम डिफरेंट कलर्स होने के बावजूद हम सब हमारी यूनिटी से पहचाने जाएंगे, हम इंडिया एज अ होल से पहचाने जाएंगे। फेडरलिज्म हैज टू कंटिन्यूअसली मेंटेन अ डिफिकल्ट बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। नो लीगल और इंस्टीट्यूशनल फॉर्मूला कैन गारंटी द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फेडरल पॉलिटी। Ultimately, the people in the political process must develop culture and a set of values and virtue must like a mutual trust, toleration, and spirit of cooperation. Federalism celebrates both unity as well as diversity. National unity cannot be built by streamlining differences. फेडरलिज्म हमारी यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों को, यूनिटी दिखा रहा है कि यूनिटी एज अ होल हम सब साथ में, साथ ही साथ डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहा है। जो इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट कर रहा है फेडरलिज्म, तो इतनी अच्छी चीज़ है। फेडरलिज्म को कोई लॉ, इंस्टीट्यूशन ये सब अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, मतलब कोई लॉ ऐसा नहीं कर सकता है, कोई कानून बना दो कि सारे स्टेट अच्छे से काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो विद टाइम, विद ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से फेडरलिज्म अच्छे से काम करेगा, ठीक है, ये वाली चीजें हैं। तो फेडरलिज्म इंडिया में, हम वही बोल रहा हूँ कि नो डाउट चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया ग्रो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, ठीक है। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ चैलेंजेस हैं, दिख रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस हम ग्रो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट फेडरलिज्म। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जब वीडियो देख रहे हो तो 1 मिनट लगेगा, कमेंट जरूर कर सकते हो। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, आज फिर बोलूंगा, चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। सिद्धार्थ पटेल के साथ में बने रहो, सारा का सारा पॉलिटिकल साइंस अपन बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। सो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।